नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश उइके और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में जिन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय कई वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में गुजारा है। क्या आप जानते हैं ऐसे व्यक्तित्व के विषय में? तो चलिए हम शुरू करते हैं और बताना चाहूँगा दोस्तों ऐसे ही व्यक्तित्व के विषय में भारत के महान वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन के विषय में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस नंबी नारायणन ने अपने जीवन का कई वर्ष गुमनामी के अंधेरे में आखिर गुजारा क्यों है? दोस्तों, इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों, यह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की यह अपने क्षेत्र से ही कंप्लीट की। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के रूप में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट की। 1966 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय पर आए और वहां के मुख्यालय पर पहुंचकर इन्होंने अपनी मुलाकात की विक्रम साराभाई से। विक्रम साराभाई ने इन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, उन्हीं के सहयोग से ये इन्होंने वहाँ पर कार्य करते रहा और 1969 में इन्हें विक्रम साराभाई के सहयोग से ही नासा की फेलोशिप प्राप्त हुई। जब इन्हें नासा की फेलोशिप प्राप्त हुई तो यह आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मात्र 10 माह में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वहां से केमिकल रॉकेट प्रोपल्सन से डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद इन्हें नासा अमेरिका के द्वारा ही वहीं पर कार्य करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव दिया। काफ़ी अच्छी सैलरी में ये वहाँ पर कार्य कर सकते थे, लेकिन बचपन से ही देश प्रेम की भावना इनके अंदर थी और उसी देश प्रेम की भावना के कारण ही इन्होंने भारत आकर देश सेवा के लिए इन्होंने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और 1969 के बाद 1970 में ये पुनः भारत आए और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। उस समय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष थे वह सतीश धवन थे और उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, इन्होंने जो एजुकेशन नासा से प्राप्त किया था वहाँ से इन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी सीख कर आई थी। वह थी तरल लिक्विड, जो कहा जाता है तरल लिक्विड प्रणोदक, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में बहुत ही अच्छे तरह से यूज किया जाता था। क्योंकि उस समय तक भारत में जो टेक्निक यूज की जाती थी वह थी ठोस प्रणोदक के रूप में। PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वहाँ पर एक इंजन का कार्य किया जाता था जो इंजन ठोस प्रणोदक के रूप में होते थे, लेकिन इन्होंने वहाँ से आकर उसमें तरल प्रणोदक का उपयोग बताया और तरल प्रणोदक की जो टेक्निक है उसका यूज़ किया गया। उस समय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद एस नंबी नारायणन ने लगातार कार्य करते गए और एक विकास इंजन को इन्होंने इन्वेंट किया। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विकास इंजन वह इंजन है जिसके बिना आज तक कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया गया है। 2008 में जो मिशन था उसे कंप्लीट करने के लिए भी विकास इंजन का प्रयोग किया गया है और विकास इंजन आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, ये भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत की स्पेस एजेंसी को एक नई शिखर तक ले जा सकते थे। इसी बीच में भारत को बहुत सारे इंजन की ज़रूरत पड़ती थी और कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती थी जिसे विदेशों से बुलाया जाता था अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए। तो उस समय क्या था कि विदेशों के द्वारा एक रणनीति बनाई गई और उसी रणनीति के आधार पर
इन पे देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। देशद्रोह का आरोप 1994 में लगाया और यह कहा गया कि इनके द्वारा भारत से जो स्पेस एजेंसी की जो जानकारी है उसे दूसरे देशों को भेजा जाता है और इस प्रकार से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1994 के बाद जब इन्हें गिरफ्तार किया तो सीबीआई ने केस की पूरी छानबीन की और जब केस की छानबीन की तो पाया कि ये निर्दोष है। इन्होंने बहुत ही बारीकी से छानबीन कर अपनी चार्जशीट दाखिल की जिसमें इन्हें निर्दोष करार दिया गया। 1998 में इनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया और इन्हें वहां से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं भारत में रहकर देश प्रेम के रूप में भारत की सेवा की, देश की सेवा की और हमेशा अपना पूरा जीवन देश के लिए ही समर्पित कर दिया गया। दोस्तों, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि इन्हें निर्दोष करार दिया गया है तो आखिर दोषी कौन है? कोई ना कोई तो दोषी रहा होगा, क्योंकि यदि ये निर्दोष है तो कोई ना कोई तो दोषी रहा होगा। लेकिन बात ये कुछ इस तरह के षड्यंत्र की है जिसके ये शिकार हो गए और उसी शिकार होने के कारण इनका जीवन कुछ वर्षों तक गुमनामी के अंधेरों में बीता। दोस्तों, उनकी जो उपलब्धि है विकास इंजन, इसे ही देखते हुए 26 जनवरी 2019 को भारत का सर्वोच्च नागरिक तृतीय पुरस्कार पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें सम्मान दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया और स्पेस एजेंसी के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें से कईयों प्रोग्राम में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कंपेंसेशन के रूप में केरल सरकार को 50 लाख रुपए देने का कहा और केरल सरकार ने 50 लाख ना देते हुए 1.3 करोड़ यह इनको प्रदान किया और यह बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 26 जनवरी 2019 को भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। यह इनका सम्मान है। इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे सभी निराधार थे। इन्होंने किसी भी प्रकार से देशद्रोह का कोई भी कार्य नहीं किया था, बस इन्हें एक आरोपी बनाया गया षड्यंत्र के तहत। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भारत के ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च जो जीवन काल है वह देश प्रेम के लिए देश को समर्पण कर दिया और इन्होंने स्पेस एजेंसी के लिए अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर यह निकल कर आ रही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जिन्होंने अपने देश प्रेम के लिए, यदि उन्हें षड्यंत्र के तौर पर देशद्रोह के रूप में आरोपी बना भी दिया जाता है तो वह लड़ाई लड़ते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने आप को आरोप से वहाँ से मुक्त करवाया और मुक्त करवाने के बाद इन्होंने बताया कि सच्चे देश प्रेम यही है। और दोस्तों, एक बात जो मैं आपको बताना ही भूल गया वह यह है, अभी हाल ही में 1 जुलाई 2022 को एक मूवी लॉन्च हुई है, रॉकेटरी। रॉकेटरी मूवी में पूरी जीवन का जो कहानी है वह बताया गया है एस नंबी नारायण के विषय में, और जो मुख्य भूमिका के रूप में जो अभिनेता है, एक्टर है, वह है आर माधवन। और आर माधवन ने पूरा प्रयास किया है इनके जीवन को वैसे ही बताया जाए जो बताया जाए। 6 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इस मूवी का निर्माण किया और आर माधवन ने बहुत ही अच्छी भूमिका इस मूवी में निभाई है। उनका जो प्रयास है भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व को उभार कर सामने लाने का, तो इसे हमें सहयोग करना चाहिए और ऐसी मूवी यदि भारत में बनती है तो हमारा पूर्ण समर्थन होना चाहिए, क्योंकि यही वो व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने अपने देश को एक परचम के रूप में ऊपर लहराया है। देश की आन बान और शान इसी प्रकार के महान व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम दिल से सल्यूट करते हैं। और मैं प्रणाम करता हूँ भारत के ऐसे ही महान वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन को, और कहना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर
ऐसी कोई प्रतिभा है जिससे आप अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, तो दोस्तों भारत देश के सभी देशवासी अपने लिए कुछ ना कुछ हमारे भारत देश के लिए भी करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।